हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नायरल मली, सहायक आचार्य इतिहास। इस ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में हम चर्चा करेंगे। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद तुर्कों ने पंजाब व मुल्तान को आधार बनाकर गंगा घाटी तथा बिहार व बंगाल के सुदूर प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने इस भारतीय राज्य का प्रबंधक नियुक्त किया, तो उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद इसका सर्वेसर्वा बन गया। तुर्क विजेताओं द्वारा स्थापित ये राज्य इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिल्ली सल्तनत के 320 वर्ष के शासन के अंतर्गत, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा, 5 राजवंशों ने शासन किया। ये 5 राजवंशों में पहला राजवंश दास वंश या मामलुक वंश था, जिसने 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। दूसरा राजवंश खलजी वंश था, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक सिंहासनारूढ़ रहा। तीसरा राजवंश तुगलक वंश था, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक इसने शासन किया। चौथा राजवंश सैयद वंश था, जिसने 1414 से 1451 ईस्वी तक राज्य किया। पांचवा और अंतिम राजवंश था लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी। इस दिल्ली सल्तनत के पहले शासक के रूप में हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे आज। और इस दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी था। इसे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के 320 वर्ष के शासनकाल में उसका पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हुआ। इस दिल्ली सल्तनत के शासन में तुगलक राजवंश ने सबसे अधिक समय तक 94 वर्ष तक राज्य किया और खलजी वंश ने सबसे कम 30 वर्ष तक शासन किया। अब हम इसके अंतर्गत पहले वंश दास वंश या मामलुक वंश के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर जिन शासकों ने शासन किया, उन्हें आधुनिक लेखक गुलाम वंश, आरंभिक तुर्क सुल्तान, तुर्क मामलुक और इल्बारी वंश के नाम से पुकारते हैं। वास्तव में इस काल में शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210, इल्तुतमिश के वंश ने 1210 से 1267 और बलबन के वंश ने 1267 से 1290 ईस्वी तक राज्य किया। इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। इल्तुतमिश और बलबन भी प्रारंभ में दास थे, लेकिन शासक बनने से पूर्व ये दासता से मुक्त कर दिए गए थे। इसलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस वंश को दास वंश कहना उचित नहीं है, इन्हें मामलुक कहना ज़्यादा ठीक है। मामलुक शब्द का अरबी भाषा में उन खास गुलामों के लिए प्रयोग किया जाता है जो मुख्य रूप से अपने स्वामी के लिए सैनिक कार्य करते हैं। तीनों प्रारंभिक शासकों में से केवल इल्तुतमिश ही इल्बारी तुर्क था, अतः इन तीनों राजवंशों के सभी शासकों को प्रारंभिक तुर्क शासक कहा जा सकता है, मगर इतिहास में दास वंश या गुलाम वंश के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और इस गुलाम वंश का भी प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान के एक तुर्की परिवार में जन्मा था और बचपन में ही अपने परिवार से बिछुड़ गया था और निशापुर के काजी फखरुद्दीन को बेच दिया गया। काजी ने ऐबक की प्रतिभा से प्रभावित होकर के उसे घुड़सवारी एवं सैन्य शिक्षा दिलाई।
सुरीले स्वर में वह कुरान का पाठ किया करता था, जिसे उसे कुरान खुआ भी कहा जाता था। जब काजी फखरुद्दीन की मृत्यु हुई तो उसके पुत्रों ने ऐबक को पुनः बेच दिया और इस प्रकार बिकता बिकता वह गजनी आया और वहाँ उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गोरी उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुआ और उसे अमीर आखू, जो कि उन दिनों एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद हुआ करता था, अश्वशाला का अधिकारी, पर कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया। इस पद पर रहते हुए ही ऐबक ने गौर, बामियान व गजनी के युद्धों में अपनी साहस और वीरता का परिचय दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी सैन्य कुशलता से गोरी बहुत खुश हुआ और जब गोरी पुनः गजनी लौटा तो उसने ऐबक को उसके भारत के विजित प्रदेशों का शासन करता या प्रबंधक नियुक्त कर दिया। भारत में रहते हुए 1192 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर में चौहानों व मेरठ के विद्रोह का दमन किया। 1194 ईस्वी में पुनः अजमेर में जब विद्रोह हुआ पृथ्वीराज के भाई के नेतृत्व में, तो पुनः उसने इस विद्रोह का दमन किया और 1194 ईस्वी में जयचंद गढ़वाल के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में उसने मोहम्मद गोरी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1197 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय व 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमर्दी देव को परास्त कर ऐबक ने कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1205 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध अभियान किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी सहायता के लिए गया और खोखरों के दमन में गोरी की सहायता की। और 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो वह उसके भारतीय राज्य का शासक बन गया। फ़क्रे मुदब्बिर इस संबंध में कहता है कि जब मोहम्मद गोरी 1205-6 ईस्वी में खोखरों को दबाकर गजनी वापस लौट रहा था तो उसने औपचारिक रूप से ऐबक को अपने भारतीय राज्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया और उसे मल्लिक की उपाधि भी प्रदान की। ये था मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ या उसके सहायक के रूप में ऐबक के कुछ कार्य या उसकी विजय। अब देखते हैं हम कि ऐबक जब 1206 ईस्वी में शासक बन गया तो शासक के रूप में उसने कौन कौन से कार्य किए। ऐबक ने सिंहासन पर बैठने के बाद मल्लिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की। इस समय उसके शासन के अंतर्गत सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोइल, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनौती के प्रदेश सम्मिलित थे। ऐबक की सत्ता को औपचारिक मान्यता और नियुक्ति पत्र संभवतः 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के वैध उत्तराधिकारी और गजनी के शासक गयासुद्दीन महमूद से प्राप्त हुई। महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र, सिंहासन, छत्र, पताका और नकारा भेजकर उसे भारत के तुर्की राज्य का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया। लेकिन ऐबक ने अपने जीवन में कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वह मलिक एवं सिपा सालार के नाम से ही जाना जाता था और इसी से वो संतुष्ट रहा। उसने कभी न तो अपने नाम के सिक्के चलवाए और न ही खुतबा पढ़वाया। वह लाहौर से ही शासन करता रहा। लाहौर को ही उसने अपने राज्य की राजधानी बनाया। ऐबक 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय राज्यों का शासक तो बन गया, पर उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई। मोहम्मद गोरी के जो अन्य सरदार थे, जैसे ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा एवं खलजी सरदार, वो ऐबक को अपने में से ही एक मानते थे और वो उसके नियंत्रण में रहने के लिए तैयार नहीं थे। मुइज़ी और कुतुबी अमीर भी ऐबक से खुश नहीं थे। वह उसको सुल्तान के पद पर देखना नहीं चाहते थे। मुइज़ी मोहम्मद गोरी के काल के अमीरों को मुइज़ी कहा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के काल के अमीरों को कुतुबी कहा जाता है। तुर्कों के अधीनस्थ क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी थी, अतः प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना भी आवश्यक था। उत्तर पश्चिमी सीमा पर ख्वारिज्म और गजनी के शासकों की साम्राज्य लिप्सा से भारतीय तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य था। पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल पर तुर्की नियंत्रण कमज़ोर होता जा रहा था। कालिंजर, थनगीर आदि क्षेत्रों में राजपूत तुर्की सत्ता को चुनौती देकर पुनः स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। तो इन सारी समस्याओं का सामना
कुतुबुद्दीन ऐबक को करना पड़ा। उसने अपनी योग्यता और साहस से इन समस्याओं का सामना किया और कूटनीति अपनाते हुए भी उसने भारत में नवोदित तुर्की साम्राज्य की रक्षा की। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार करने की अपेक्षा प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन और जो क्षेत्र उसके राज्य के अंतर्गत थे उनकी सुरक्षा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। उसने खुद ने ताजुद्दीन यल्दौज, जो कि मोहम्मद गोरी का एक दास और गजनी का शासक था, की पुत्री से विवाह किया। अपनी बहन का विवाह उसने नासिरुद्दीन कुबाचा, जो सिंध और मुल्तान का शासक था इस समय, उससे किया और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया, जो कि इस समय एक योग्य अमीर के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहा था। ताजुद्दीन यल्दौज को यद्यपि उसने अपना संबंधी बना लिया था, मगर राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, तो यल्दौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन पंजाब पर आक्रमण किया, मगर ऐबक ने उसे 1208 ईस्वी में परास्त करके भगा दिया और गजनी पर भी अधिकार कर लिया। गजनी के नागरिकों ने जब ऐबक का विरोध किया तो उसने गजनी छोड़ दिया। लंबे समय तक वह गजनी को अपने अधिकार में नहीं रख पाया, मगर इसका परिणाम ये निकला कि यल्दौज ने फिर कभी पंजाब पर आक्रमण करने का साहस नहीं दिखाया। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या करके अली मर्दान खिलजी ने बंगाल और बिहार की सत्ता प्राप्त कर ली थी, लेकिन बख्तियार खिलजी के समर्थकों ने अली मर्दान खिलजी को बंदी बनाकर मोहम्मद शेरा को दिल्ली की अधीनता नहीं मानने की शर्त पर गद्दी पर बिठा दिया था। अली मर्दान किसी तरह बच बचा कर ऐबक के पास पहुंचा और उसे बंगाल की गद्दी प्राप्त करने में सहायता की प्रार्थना की। ऐबक ने अली मर्दान को उसकी अधीनता स्वीकार करने की शर्त पर सहायता भेजी और उसने अवध के सूबेदार केमाज रूमी को अली मर्दान खां को पुणे बंगाल दिलाने में सहायता करने का आदेश दिया। केमाज रूमी ने मोहम्मद शेरा को परास्त किया और अली मर्दान खिलजी को पुणे बंगाल का सूबेदार बनाया। अली मर्दान अपने अंतिम समय तक ऐबक के प्रति वफादार रहा। इस प्रकार ऐबक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। गोरी की मृत्यु की सूचना पाते ही राजपूत राज्यों ने तुर्कों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मा ने कालिंजर पर पुनः अधिकार किया। प्रतिहारों ने तुर्कों से पुनः ग्वालियर छीन लिया। हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गहडवालों ने बंदायू तथा फर्रुखाबाद से तुर्कों को निकाल दिया। ऐबक उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा तथा बंगाल की राजनीति में इतना व्यस्त हो गया कि वह राजपूत शासकों का दमन नहीं कर पाया। यद्यपि बदायूं पर अधिकार करके इल्तुतमिश को उसने वहाँ का सूबेदार बना दिया था, लेकिन कालिंजर और ग्वालियर उसके हाथ से निकल गए। नवंबर 1210 में लाहौर में चौगान घोड़े पर पोलो खेलते समय गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। ये थे ऐबक के कार्य। अब हम देखते हैं ऐबक की उपलब्धियाँ, उसका व्यक्तित्व, या हम कहें शॉर्ट रूप में उसका मूल्यांकन हम करें ऐबक का, तो वह एक योग्य और कुशल सेनानायक था। मोहम्मद गोरी के गुलाम के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करते करते अपनी योग्यता के बल पर वह भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक बना, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से 320 वर्ष तक चलता रहा। डॉक्टर हबीबुल्लाह ने उसके इस कार्य की प्रशंसा भी की है। उसने लिखा कि उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि तथा शालीनता थी। इस बात पर बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत में मोहम्मद गोरी को अधिकांश सफलता ऐबक के अथक परिश्रम और निष्ठापूर्ण सेवा के कारण प्राप्त हुई थी, क्योंकि गोरी केवल प्रेरणा देता था, विस्तृत प्लानिंग के लिए ऐबक उत्तरदायी था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय ऐबक को ही जाता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वह एक अच्छा सैनिक भी था और सेनानायक भी था। अपनी योग्यता से ये गुलाम से उन्नति करते करते वे उच्च पद तक पहुँचा था। ऐबक साहित्य और कला का भी संरक्षक था। उसने हसन निज़ामी और फ़क्र मुदब्बिर जैसे विद्वानों को आश्रय दिया, जो उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर और फ़क्र मुदब्बिर ने
अदाल उल हर्ब व अल सुजाता नामक फारसी ग्रंथों की रचना की। ऐबक ने दिल्ली के विकास में भी रुचि प्रदर्शित की। उसने 1195-96 के मध्य दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। यह भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है। यह मस्जिद पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरा के स्थान पर बनाई गई थी। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों तोड़ करके उनके ध्वंसावशेषों पर किया गया। ऐबक ने अजमेर में विशलदेव चतुर्थ की एक पाठशाला को गिराकर, संस्कृत पाठशाला को गिराकर 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से एक इमारत भी बनवाई। यह इमारत 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहलाती है, यहाँ सूफी संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 1199 ईस्वी में ऐबक ने दिल्ली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। ऐबक एक उदार शासक था। उसे लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता था। लाखों का दान देने वाला था वह। यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा की जाती थी तो फरिश्ता कहता है कि उसे अपने युग का ऐबक कहा जाता था। मिनहाज भी उसकी उदारता की प्रशंसा करता है और लिखता है कि ऐबक एक उच्च साहस वाला और खुले हृदय का शासक था। वह बहुत उदार भी था। अब हम कुछ कमियां भी देखें ऐबक की, उसके मूल्यांकन में हम तो ऐबक के संपूर्ण प्रशासन का आधार उसकी सेना थी। अपने अल्प समय में वे किसी नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाया। वह युद्धों में ही इतना व्यस्त रहा कि उसे समय नहीं मिला। उसकी सारी व्यवस्था का आधार सेना थी और स्थानीय प्रबंध जनता के हाथों में था। मुस्लिम अधिकारी केवल उसकी देख रेख करते थे। न्यायप्रियता और सुरक्षा जरूर उसके राज्य की विशेषताएं थी। हसन निजामी तो यहाँ तक कहता है कि उसके शासन में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, मगर यह केवल अतिशयोक्तिपूर्ण की गई प्रशंसा है। हिंदुओं के प्रति भी ऐबक का रवैया अच्छा नहीं था। उसने हिंदू मंदिरों की सामग्री से मस्जिदें बनवाई। अनिलवाड़ा और कालिंजर के विरुद्ध युद्धों में हिंदुओं को उसने दास बनाया और उनके धर्म परिवर्तन का प्रयास भी किया। इतना जरूर कहा जा सकता है कि ऐबक शांति काल में सहनशील था और उसका राज्य केवल उसके व्यक्तित्व और सैनिक शक्ति पर ही टिका हुआ था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा सेनापति था। उसने अनेक युद्धों में अपनी वीरता दिखाई और यश प्राप्त किया था और भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐबक एक स्वतंत्र सुल्तान नहीं था। उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं डलवाए थे। इब्न बतूता कहता है कि मुस्लिम शासकों की सूची में वह ऐबक का स्थान नहीं देता है। उसका नाम उन सुल्तानों की सूची में भी नहीं मिलता है जिनके नाम शुक्रवार के खुतबे में कहे जाने जरूरी थे। फिर भी ऐबक का महत्व इससे कम नहीं होता कि उसने नवोदित तुर्की साम्राज्य को संगठित किया, उसकी सुरक्षा की और ऐसे राज्य की आधारशिला रखने का कार्य किया जो 320 वर्षों तक चलता रहा। जय हिंद।